अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेसिकली हमने जो है अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। आज हम दो कंपाउंड्स को कवर करेंगे। एक हैं जी हमारे पास ऑक्साइड्स और दूसरे हैं हमारे पास हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले जी ऑक्साइड्स की डिस्कशन कर लेते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम उसको ओवरऑल क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को ऑक्साइड्स। सबसे पहले जो है जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जी स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, जब भी हम अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कली या बेस प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि लिथियम ऑक्साइड जो है जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर इसके मेंबर को देखें 1A को, तो सोडियम जो है, सोडियम पेरोक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व करते हैं तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम की भी वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कहते हैं ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन जो है ऑक्साइड्स, जब यानी कि इन ऑक्साइड्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हमें पता चलेगा जी कि कौन सा ज़्यादा जो है वो अल्कलाइन है, कौन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन अल्कली है, कौन सा वीक अल्कली है। अगर आपको पता हो एसिड के कॉन्सेप्ट का, ठीक है, एसिड के केस में क्या होता है, एसिड वो होता है जो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में है जी H2SO4। H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अपने प्रोटॉन जो है दो के दो प्रोटॉन डोनेट कर देगा और किस में, सल्फेट आयंस के अंदर। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि ये जो हैं, चूँकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड किया है क्योंकि इसने जो है हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर दिया है। लेकिन अगर हम HF की बात करें तो HF जो है हमारे पास एक वीक एसिड है, वो इतनी आसानी से इस प्रोटॉन को जो है वो इजीली डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास वीक एसिड है और ये जो है हमारे पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम केस जो है, सेम कॉन्सेप्ट जो है हम यूज़ करेंगे बेस के लिए कि बेस में क्या होगा, बेस में भी हम जो है यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो इजीली हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस जो इजीली प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी और जो इजीली प्रोड्यूस नहीं करेगा वो हमारे पास वीक बेस होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीजेज। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ क्यों होता है। दोबारा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसकी रीजंस को कि क्यों इंक्रीज़ करता है। पहली बात कि अगर हम 1A की बात करें तो 1A में है जी हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सोडियम पोटाशियम, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेसिकली 1A ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स हैं। ठीक है, तो इनमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और जो हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या है जी, वीक बेस है। ठीक है, बेस यानी कि बेसिक नेचर तो सब होंगे। ठीक है, जब भी इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे बेस तो ये सब प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन बात आ जाती है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास वीक है और जो हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है जब भी आपने जो है इसको देखना है तो आपने इसको रिलेट करना है किसके साथ, लेटेस्ट एनर्जी के साथ। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ पे। साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता जाता है, तो जब साइज़ बढ़ता है तो एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम। साइज़ इंक्रीज़, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू
कम। इसका मतलब है जो सीजियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अगर हम बात करें तो सीजियम हाइड्रोक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम है। तो देखें जब एनर्जी की वैल्यू कम है तो जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करने के लिए ये कम एनर्जी देंगे तो इजीली हम ये जो है क्या प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो है वो इजीली प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जो हमें इजीली हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें या दे दे वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रीज़न क्या बनी कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसका साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू उतनी कम, तो जितनी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है, और अगर हम इसको रिवर्स देखें यानी कि टॉप पे जी क्या होता है हमारे पास, टॉप पे क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा, यानी कि साइज़ कम होता है ना। ये चीज़ तो हम पिकुलर बिहेवियर में भी देखें, जो हमारे पास टॉप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो साइज़ होता है वो कम होता है। ठीक है, और साइज़ कम होने का मतलब क्या है कि उनकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई है तो इसको ब्रेक करना और फिर ब्रेक करने के बाद इसको हाइड्रोक्साइड जो है ये ईजीली जो है वो नहीं देगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, वीक बेस है। इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट के बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते जाते हैं, जैसे चाहे हम 1A की बात करें 2A की बात करें, दोनों के केस में आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो 1A में भी यही रूल फॉलो होगा और 2A में भी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं। अब इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। वो क्यों, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होता क्या है, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर जो है अभी जैसे मैंने बताया एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, बेस क्या करती है, हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास डोनेट कर देगी, तो ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम को हम वाटर में डिज़ोल्व करते थे तो हमारे पास बनता है जी NaOH। ठीक है, Na और OH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना हमारे पास NaOH, और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। अब इस केस में आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, वो इसको वाटर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और अपनी ऑक्सीडेशन करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, सोडियम की ऑक्सीडेशन जो है 0 से वो +1 पे जा रही है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जो हम बात करते हैं जिसकी ये वाला जो रिएक्शन है, इन रिएक्शंस में ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना ही चार्ज में कोई चेंजिंग आती है, सिर्फ जो हमारे पास बेस का जो बेस प्रोड्यूस होती है यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कलीज प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, नॉट अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होती है, बेसिकली रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन रिएक्शंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, अब एक इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है इन रिएक्शंस के लिए, वो सोडियम मेटल के लिए तो मैंने आपको बता दिया एसिड बेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। इनके अंदर क्या जो है प्रिंसिपल फॉलो होता है वो ये है कि ये Na2O2 है, बेसिकली ये इस तरह बॉन्डेड होते हैं, एक सोडियम दरमियान में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन सोडियम। अब होगा क्या, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक करने के बाद जो है ये ऑक्सीजन जो है सोडियम से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जो है ये O2 बना लेगा। ठीक है, आयन, यानी कि ये आयन अलग हो जाएगा। ये वाला जो आयन है ये फर्दर वाटर के साथ, ठीक है, यानी कि ये यानी कि आपने Na2O2 का मॉलिक्यूल उसके किस सोडियम पेरोक्साइड को ऐड किया वाटर के अंदर, उससे क्या होगा, इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने से क्या होगा, ये आयन जो है ऑक्सीजन आयन अलग हो जाएगा और ये वाटर के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो है क्या प्रोड्यूस कर देगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अल्कीज बना देगा, और फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव भी तो है ना, ये देखें ये फिर फर्दर जो है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज अ रिजल्ट मिलके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, नॉट अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास 1A अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। अब हम बात कर लेते हैं जी किन की, 2A या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो जो इनकी ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांशियम बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। जब हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने पॉइंट जो इसके केस में स्टडी किया था वही हम इसके केस में स्टडी करते हैं कि वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करेंगे तो क्या जो है हमारे पास चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये कैसा किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो ये दोनों जो है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है हमारे पास वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के अंदर साइज स्मॉल होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो एक जनरेट कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये इनसॉल्युबल होता है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। ठीक है, आपको मैंने पिछले टॉपिक में भी ये चीज़ बताई है कि अगर इनको आप टेम्परेचर दो तब जाके ये थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेंगे। लेकिन जो कैल्शियम, स्टांशियम और बेरियम हैं, ये तीनों हमारे पास क्या हैं जी, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और इसके बाद है जी हमारे पास इसकी रीज़न अगर देखें ये तीनों सॉल्युबल क्यों हो जाएंगे। डाउन द ग्रुप जब वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ होने से जो है वो अगर साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, लेटेस्ट एनर्जी, साइज़ इंक्रीज़ तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़। तो जब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़। ये दोनों रिलेशन अगर आपको याद हो तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़। ठीक है, तो सेम एट द एंड जो है डाउन द ग्रुप यही प्रोसीजर जो है या यही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, ये तो थी जी 2A मेंबर्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उनके ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी। अब हम कंपैरिजन में देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, बेसिसिटी का। कंपैरिजन ऑफ 1A एंड 2A। बेसिकली इनका कंपैरिजन हम देखने लगे हैं कि इनमें कौन ज़्यादा अच्छा बेस है प्रोड्यूस करता है, या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है, कौन जो है वो वीक बेस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो 1A के मेंबर हैं, 2A के मेंबर हैं, आपने देखा ये बेसिक इन नेचर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं 1A का, तो 1A में हमारे पास आ जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम बात करें 2A में, तो 2A का जो पहला मेंबर है वो है जी बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, अब इनकी बात करें तो इनके केस में होता क्या है, आपको पता है कि जो लिथियम है ये चूँकि बेसिकली लेफ़्ट राइट, क्योंकि हम ग्रुप्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, 1A पहले है, 2A बाद में। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इसका मतलब है बेरिलियम का जो है वो साइज़ क्या होगा, कम होगा, साइज़ कम होगा। साइज़ कम होने का क्या मतलब है, साइज़ कम होने का मतलब है उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड ब्रेक करना है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो एज अ रिज़ल्ट हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो हम पॉइंट क्या बता देते हैं कि जब भी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा जी, वीक बेस होगी। वीक
बेस। अब वीक बेस क्यों बोला है? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन को इजीली जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि बेस वो होती है स्ट्रॉन्ग बेस जो OH नेगेटिव जो है वो इजीली प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, ठीक। तो चूंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है साइज़ कम होने की वजह से, तो हम क्या कहते हैं कि ये वीक बेस है। अब अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, इसका साइज़ बेरिलियम के मुकाबले में जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो जब साइज़ ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम होगी, जब लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम है तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो जब तोड़ना आसान होगा तो एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोक्सिल आयन वो इजीली डोनेट कर देगा। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये तो हो गया जी 1A के का, पहले मैं 1A के बारे में बताया, फिर 2A की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया, उसके अल्कलाइन नेचर के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने जी इसका कंपैरिजन देखा, और अब जो है लास्ट पॉइंट वो है जी एम्फोटेरिक। जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर बिहेव करता है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ बेस के तरह और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड अगर हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा जी बेरिलियम सल्फेट अलॉन्ग विथ वाटर। ये रिएक्शन हम पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में भी देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है जी बेरिलियम ऑक्साइड जो है, अगर हम इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 अलॉन्ग विद वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये देखें, अब ये एसिड है तो इस केस में ये बेस, और बेस के साथ ये एज अ एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। ये तो था जी हमारा ऑक्साइड से रिलेटेड टॉपिक। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये जो KO2 है, अगर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब करती है और क्या बना देती है, पोटाशियम कार्बोनेट, और साथ में जो है क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। और ये वाली जो ऑक्सीजन गैस है ये फर्दर जो है माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं। माउंटेनियर्स कौन से होते हैं, जो माउंटेन वगैरह पे, ठीक है, जो हिल क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ एक कंटेनर लेके जाते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन फिल हुई होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो पोटाशियम ऑक्साइड है वो इस ऑक्सीजन को जो है हमें प्रोवाइड करने का एक सोर्स है, ठीक है। उसके बाद जी स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ होता है। स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं जी, जो हवाई जहाज़ होते हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर जो जहाज़ वगैरह यूज़ होते हैं, उनको उनके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो स्पेस क्राफ्ट, वो भी आपको पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे या ऊपर जाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है, तो उसके लिए जो है उस कमी को पूरा करने के लिए जो है हम पोटाशियम ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और रिलीज़ किसको करता है, ऑक्सीजन को। तो यही ऑक्सीजन जो है फर्दर ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जिसमें OH वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं 1A ग्रुप के। 1A ग्रुप और अल्कली मेटल्स के दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ हम इनकी डिस्कस करेंगे। एक है सॉल्युबिलिटी और दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी। 1A की सॉल्युबिलिटी, 2A की सॉल्युबिलिटी, देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ 1A एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ 2A। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं जी सॉल्युबिलिटी ऑफ 1A। पहली बात आपने याद रखनी है कि जो 1A के मेंबर हैं वो हमारे पास इटसेल्फ किस नेचर के होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो वाटर के अंदर जो हैं जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल नहीं होता। इसकी सॉल्युबिलिटी की रीज़न फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों नहीं सॉल्युबल होता, उसके लिए मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया हुआ है। वो क्या है कि लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो
ज़्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी। तो चूँकि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है साइज़ पे, लिथियम का साइज़ होता है स्मॉल, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी हाई, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम। तो एज अ रिजल्ट जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होगा और बाकी सारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो स्टेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है कि जो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। वाटर अब्जॉर्बर के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड्स हैं 1A के वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जी 2A की सॉलिबिलिटीज़। 2A की बात करें तो जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स की डिस्कशन कर लेते हैं। बेरिलियम इनसॉल्युबल होता है, रीज़न दोबारा वही आ जाएगी कि ये इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है तो सॉलिबिलिटी कम। अब डाउन द ग्रुप जब वो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी नाम से पता चल रहा है, थर्म मीन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर देने के ऊपर कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहता है और कौन सा कंपाउंड डीकम्पोज हो जाता है। तो हम 1A का देख लेते हैं जी। 1A में जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो अनस्टेबल है, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने वो ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में और वाटर के अंदर। लेकिन जो बाकी सारे मेंबर हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो हीट देने के ऊपर जो है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये हीट पे जो है वो डीकम्पोज जो है नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये थर्मली स्टेबल है। और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो थर्मली अनस्टेबल है। अब 2A के मेंबर्स की बात करें तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, अनस्टेबल, यानी कि इनको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर। आपको पता है वैसे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और वाटर मिले तो हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड। जब हीट देंगे तो ये उसी में डीकम्पोज हो जाएंगे और जो बाकी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो हमारे पास स्टेबल होंगे। नेक्स्ट जो है, एक दो कंपाउंड्स के बारे में जो है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हम देख लेते हैं। वो क्या है, लास्ट पॉइंट है जी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ होता है लाइम। ठीक है, जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ना तो बन जाता है हमारे पास लाइम वाटर। लाइम वाटर यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने की, यानी किसी सोल्यूशन के अंदर देखना हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, लाइम के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हैं। अगर तो सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हमारे पास क्या बनेगा जी, वाटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज जो है ये हमारे पास वाइट कलर के पीपीटीज या प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इटसेल्फ जो है कलरलेस होता है। अगर हमारे पास सोल्यूशन का कलर वाइट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज नहीं होता, इट मीन्स उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की। जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसकी एक्वस फॉर्म में यानी कि ये वाटर में इसको ऐड करें तो इसको हम कहते हैं जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ होता है स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। अब वो कैसे रिड्यूस करता है वो हम देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये हमारे पास जो है एक सस्पेंशन है। ये करता क्या है, ये इटसेल्फ जो है वो बेस होती है। ठीक है, तो चूँकि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हुई होती है, ठीक है, यानी कि एसिडिटी मींस के उसकी जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से कम हो गई है। ठीक है, तो जब पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एसिडिटी को हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, यानी कि वो बेस होती है। तो एसिड स्टमक के अंदर एसिडिटी है यानी कि एसिड है, बेस आपस में मिलके क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देते हैं, यानी कि एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उसकी जो पीएच की वैल्यू है वो मेंटेन हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये तो था हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स एंड